देखो कल हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो रिलेटिव मोशन कर रही है किसी दूसरी बॉडी के साथ, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सतह है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई बॉडी रखी है और वो बॉडी आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो क्या करता है, उस डब्बे पे क्या करता है, एक घर्षण बल लगाता है, ठीक है। तो घर्षण बल बेसिकली क्या होता है कि ये वो वाली फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो उसको अपोज करती है क्या, ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग नहीं कहते हैं कि मोशन को अपोज करती है, हम लोग कहते हैं कि जो सापेक्ष गति होती है ना, रिलेटिव मोशन, उसको अपोज करती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन क्या कर सकती है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, साथ साथ किसको अपोज करती है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, मतलब चलने की अवस्था में हो, ठीक है, चल ना रही हो, चलने की अवस्था में हो, मतलब चलने वाली हो। जैसे हमने किसी चीज को धक्का दिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो चल, अगर ज्यादा तेज से धक्का दे देंगे तो वो चलने वाली है ना, तो वो चल जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो क्या करती है, एक तो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है और दूसरा क्या करती है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। कि वो चलने वाली होगी तो उसको भी अपोज करेगा, कि चलने नहीं देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन की बात हो गई, फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है, हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, पैरेलल टू द सरफेस। जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, तो ये बॉडी अगर मान लो इधर चल रही, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये बॉडी इधर चल रही, तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, टेंजेंशियली, ठीक है, मतलब ऐसे किसी एंगल में नहीं लगेगा। ये क्या लगता है, टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के समांतर लगता है। ये जो सतह हमारी है ना, उसके समांतर लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे लगता है, टेंजेंशियली लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, जैसा कि हमने कहा कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसके बेसिस पे इसको हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रकार क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा प्रकार क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका मतलब क्या है कि जब कोई बॉडी टेंडेंसी ऑफ मोशन में हो, ठीक है, मतलब चल नहीं रही होगी, वो क्या होगी, चलने की अवस्था में होगी, मतलब रुकी हुई होगी, ठीक है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तब क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक। उसके बाद जब बॉडी चलने लगेगी तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, गतिज घर्षण लगता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर गतिज घर्षण की बात करें, देखो अगर हम लोग गतिज घर्षण की बात करें, काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो क्या होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये कब लगता है, जब बॉडी रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है, जब बॉडी रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है, जब बॉडी रिलेटिव मोशन में हो तब ये फोर्स लगती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये एक कांस्टेंट फोर्स होती है। ये वाली जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, मतलब इसका मान बदलता नहीं है। अगर 10 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो 10 न्यूटन का ही लगेगा, चाहे जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो पिंड, चाहे वो 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही हो, चाहे वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही हो। जितना गतिज घर्षण 10 मीटर पर सेकंड में लगेगा उतना ही 20 मीटर प्रति सेकंड में लगेगा, उतना ही 30 मीटर प्रति सेकंड में लगेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। घर्षण का मान जो है वो बदलेगा नहीं, ये वाले घर्षण का मान बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहता है। तीसरी चीज क्या है, ये वाला जो घर्षण फोर्स है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके अभिलंब प्रतिक्रिया पे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना, जैसे कोई एक बॉडी है वो किसी सतह पे रखी है, तो क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है इसका mg, जो इसका वेट होता है, और ये सतह क्या करती है, इसके ऊपर की तरफ क्या लगाती है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा सतह नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी किसी पिंड पे, उतना ज्यादा क्या होगा, उस पर घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको ऐसे समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे इस केस में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो n बराबर क्या हो जाएगा,
mg के हो जाएगा। अब mg क्या होता है, वेट होता है। अब कोई चीज ज्यादा भारी है, ये बताओ कोई चीज ज्यादा भारी तो उसमें घर्षण ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि अब जैसे ये मेज है, मेज को हमको खिसकाना है, तो मेज में क्या है, मेज को खिसकाने के लिए हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? क्योंकि इसका भार ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें जो घर्षण लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। यहीं पे अगर डस्टर को खिसकाना है तो थोड़ी सी फोर्स से खिसक गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये डस्टर है, इसका द्रव्यमान कम है, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो कम लग रही है, तो हमने इसको आसानी से खिसका दिया, तो इसमें क्योंकि घर्षण कम लग रहा है, ठीक है। वहीं पे क्या है, मेज है, तो मेज को क्या करना है, इसमें घर्षण बल ज्यादा लग रही होगी इसके वेट के कारण, तो क्या होगा, इसको हम खिसकाने के लिए क्या लगेगा, ताकत ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए फिर हमने एक फॉर्मूला बताया आप लोगों को कि एफ के जो होता है ये बराबर होता है म्यू के इंटू एन, जहां पे म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या है, गुणांक, गतिज घर्षण का गुणांक होता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी चीजें हो गई। इसके बाद बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखो समझ में आ रहा है ना, ठीक। यहाँ पे देखो अब स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखो जब हमने बताया कि जब कोई बॉडी चलने की अवस्था में हो, चल ना रही हो, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो पहली बात इसके लिए क्या है, ये कब लगती है, जब बॉडी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है, ठीक है, जब बॉडी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इसके लिए क्या है, ये एक वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। वेरिएबल फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू बदल सकती है। कैसे बदल सकती है, जैसा कि हमने कल एग्जांपल आपको दिया था कि जैसे अगर हम लोग को मेज को खिसकाना है ना, किसी चीज को खिसकाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने डस्टर लिया, ठीक है, डस्टर में हमने थोड़ी फोर्स लगाई, डस्टर नहीं चला, ठीक है, थोड़ी और ज्यादा लगाई तो नहीं चला, फिर हमने थोड़ी और ज्यादा लगाई तो ये डस्टर खिसक गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमने क्या है, अपने अप्लाइड फोर्स को बदला, ठीक है। जैसे हमने लगाया, मान लेते 2 न्यूटन का फोर्स, ये डस्टर नहीं खिसका, हमने 3 न्यूटन का लगाया, ये डस्टर नहीं खिसका, फिर हमने 4 न्यूटन का लगा दिया, तब ये खिसक गया। इसका मतलब जब हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो उसी के बराबर ये जो हमारा हाथ है वो क्या है, घर्षण बल लगा रहा होगा डस्टर पे 2 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, नेट फोर्स 0 हो रही होगी, इस वजह से ये बॉडी चल नहीं रही होगी, है ना। नेट फोर्स 0 हो रही होगी तभी ये बॉडी चल नहीं रही होगी। 3 न्यूटन का लगाया तब भी नहीं चल रही, इसका मतलब फिर से क्या किया, हमारे हाथ ने जो घर्षण बल लगाया होगा वो 3 न्यूटन का लगाया होगा, तभी ये बॉडी आगे नहीं चल पाई। इसका मतलब घर्षण क्या हो गया, 2 न्यूटन से 3 न्यूटन बदल गया, ठीक है। जब हमने लेकिन 4 न्यूटन लगाया तब वो 4 न्यूटन नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा अधिकतम मान घर्षण का क्या हो गया, 3 न्यूटन हो गया, है ना। 3 न्यूटन तक तो बदल रहा था, ठीक है, उसके आगे हम लोग फोर्स लगाया तो नहीं बदल रहा था। तो ये जो स्टैटिक घर्षण होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसका मान क्या होता है, हमारी अप्लाइड फोर्स के अनुसार बदल सकता है, लेकिन उसकी भी क्या होता है, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है कि यहाँ तक बदल सकता है, ठीक है। और उस लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण कहते हैं, कल बताया था ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बल लगाया 2 न्यूटन का, तो स्थैतिक घर्षण जो लग रहा है वो कितना लग गया, 2 न्यूटन का। फिर हमने 3 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, 3 न्यूटन का हो गया। 4 न्यूटन का लगाया लेकिन तब क्या हुआ, तब वो 4 न्यूटन का नहीं हो पाया, मतलब 3 न्यूटन से जैसे ही हमने ज्यादा किया, ठीक है, वैसे क्या हो, बॉडी चलने लगी। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम मान हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या हो गया, 3 न्यूटन हो गया। इससे ज्यादा नहीं बदल सकती, बढ़ सकती है, वेरिएबल है, लेकिन क्या है, उसकी एक अधिकतम मान भी है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। और उस अधिकतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो 2 चीजें ये हो गई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये जो स्टैटिक घर्षण है इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो ये बदलता रहता है हर बार, है ना। तो ये किसी चीज पे मतलब इसकी वैल्यू क्या है कि हम लोग किसी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, कितना लग रहा होगा ये हम लोग किसी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते उसके लिए कोई फॉर्मूला दे दें, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या हमने बताया कि अगर ये जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, जिसको हम लोग एफएस से दर्शा सकते हैं, ठीक है। जब तुम लोग बुक में देखोगे तो उसमें क्या लिखा होगा, एफएस। एफएस क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, गतिज, ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन पड़ा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफएस। और इसका मान हमने ऊपर, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा म्यू एस
इंटू एन। इसके अधिकतम मान की वैल्यू का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है, क्योंकि अधिकतम मान तो फिक्स होगा ना, अधिकतम मान फिक्स होगा ना कि 4 न्यूटन फिक्स है, कि अधिकतम मान 4 न्यूटन है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बदल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। और म्यू एस यहाँ पे क्या है? ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है? गुणांक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का गुणांक है, ठीक है। जैसे उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का गुणांक था, वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन का गुणांक है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है। हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन की फोर्स इधर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। और ये बॉडी कितने किलो की है? 4 किलो की है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि म्यू एस की वैल्यू दी है 0.2, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है? 0.2। आपसे कह रहा है कि इस पे बताओ, इस पे कितनी फ्रिक्शन लग रही होगी, घर्षण बल बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? घर्षण बल कितना लग रहा हो, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है घर्षण बल निकालने का? पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही। अगर चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकलेगा, अगर नहीं चल रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 0.2 ही मान लेते हैं। अगर हम लोग फ्रिक्शन निकालें तो फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये चल रही है कि नहीं। अब चल रही है कि नहीं, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि देखो चलेगी कब। हमने तुमको बताया जब अप्लाइड फोर्स, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अधिकतम मान से ज्यादा हो जाए, है ना। जैसे हमने 3 न्यूटन अधिकतम मान माना स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। अगर 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसका मतलब चलाने के लिए क्या कंडीशन है? बॉडी मोशन में कब होगी? जब अप्लाइड फोर्स, ये जो हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स लगाई है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स वो बड़ी होनी चाहिए किससे? ये जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उससे बड़ी क्या होनी चाहिए? अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स तो पता ही है, कितनी बल लगाई? 10 न्यूटन। इसका मान तो पता ही है। अब बस इसका मान निकाल ले तो पता चल जाएगा ये बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही। ये हम लोग 6 किलो की मान लेते हैं, ठीक है। 6 किलो की मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स बड़ी है कि छोटी। तो इसके लिए क्या करोगे? एफ एस निकालोगे। अभी एफ एस का फॉर्मूला बताया म्यू एस इंटू एन, ये बताया। अभी हमको एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे क्या लग रही होगी? 6G लग रही होगी, लग रही होगी। नीचे बल लग रही होगी 6G। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम लोग इससे वो बनाए इक्वेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा? M6 इंटू जी हो जाएगा। अगर जी का मान 10 ले लें तो क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? 60। अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पे म्यू एस का मान कितना दिया है? 0.2। ये कितना निकला? 60 न्यूटन। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 12 है ना? 12 न्यूटन। तो मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा वो कितना लगा? 12 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 12। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान है वो 12 न्यूटन तक हो सकता है। मतलब जब 12 न्यूटन से ज्यादा बल लगाओगे तभी क्या होगा? ये पिंड चलना स्टार्ट होगा। हम लोग लेकिन लगा कितनी रहे हैं? लगा तो 10 ही न्यूटन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो पिंड नहीं चलेगा। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है ना, स्थैतिक घर्षण निकालना है। तो स्टैटिक घर्षण कितना होगा बताओ? कितना घर्षण लग रहा होगा इस पे? बताओ कितना घर्षण लग रहा होगा? अगर जो अधिकतम मान है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान है वो 12 न्यूटन है, तो इस और 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे कितना वो होगा फ्रिक्शन? बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे हमने इस पे डस्टर पे फोर्स लगाई, हमने 2 न्यूटन की लगाई तो ये रुका है, 3 न्यूटन की लगाई तो रुका है, 3 न्यूटन से ज्यादा लगाई तो चलने लगा। जब हमने 2 न्यूटन लगाई थी तो ठीक है, तो ये रुकी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो भी क्या लग रही है? 2 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। 3 न्यूटन लगा रहे हैं तो रुकी हुई तो 3 न्यूटन की लग रही है। लेकिन 3 न्यूटन से जैसे ही हम लोग ने ज्यादा लगाया तो क्या हुआ कि ये क्या हुआ? चलने लगा।
इसका मतलब अब उतनी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पा रही है जो इसको रोक पाए, ठीक, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स से कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब कभी भी जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान निकालो, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के बाद क्या करोगे, फिर देखोगे कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है कि कम। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, मतलब अप्लाइड फोर्स से बराबर होगी, ठीक है। जो हमने अप्लाइड फोर्स अगर 10 न्यूटन की लगाई किसी ब्लॉक पे, जैसे हमारा कोई ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स लगाई, इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अधिकतम 12 न्यूटन की लग सकता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, 12 न्यूटन का लग सकता है, तो इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, 10 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है।